आजकल की बड़ी खबर के रूप में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हर कुछ वर्षों में दोनों क्षेत्रों के बीच समस्याएं तेज हो जाती हैं और इससे खुली लड़ाई होती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की समस्या क्या है? काफी समय बीतने के बावजूद भी इस क्षेत्र में स्थायी शांति क्यों नहीं है? हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या क्या समस्याएं हो रही है। जब पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य द्वारा फिलिस्तीन पर आक्रमण किया गया और विजय प्राप्त की गई तो यहूदियों सहित लोगों ने वहां से निष्कासित कर दिया गया। 13वीं शताब्दी के बाद से फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत से इस महान साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा था। उस समय फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग अरब मूल के थे और बाकी यहूदी और ईसाई जो कि 3% थे। वे सद्भाव और शांति से रहते थे। उस समय यहूदी समुदाय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र में अव्वल था। साथ ही वे यहूदी विरोधी का शिकार भी हुए थे, खासकर यूरोप में। नतीजतन एक यहूदी राज्य उनका अपना जुनून बन गया। फिलिस्तीनी क्षेत्र में जहां उनका पवित्र शहर यरूशलेम था, शुरुआत में जमीन मूल निवासियों से खरीदी गई और वहां बस गया था। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के स्थान खरीद लिए और अपने आसपास छोटे छोटे शहरों की स्थापना करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बातें उल्टी पुल्टी हो गई। एक तरफ जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य, वह साम्राज्य जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता, को भी ऑटोमन्स को हराने के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ी थी। यहीं पर ब्रिटेन ने अपना कपट पूर्ण खेल उजागर किया। एक और उन्होंने युद्ध के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्रों में एक यहूदी राज्य स्थापित करने का वादा करके यूरोप में धनी यहूदियों से सहायता प्राप्त की, तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी इलाकों अरबों को प्रदान करने वाला वादा करके अरब नेताओं का समर्थन भी हासिल किया। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने फ्रांस के साथ क्षेत्र पर नियंत्रण करके एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार तथा साम्राज्य के विघटन के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके बाद लाखों यहूदी यूरोप से फिलिस्तीन आने लगे, लेकिन जैसे जैसे अरबों ने महसूस करना शुरू किया कि वे धीरे धीरे अपने क्षेत्र खो रहे हैं और उनकी जीवन शैली भी बदल रही है, दोनों समूहों के बीच दंगे भड़क उठे। तब ब्रिटेन ने अरब को खुश करने के लिए अधिक यहूदियों के फिलिस्तीन आने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई रणनीति फूट डालो और राज करो की थी। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की जिम्मेदारी यहूदी समुदाय पर रखकर नाजी जर्मनी ने यहूदियों का नरसंहार किया। पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी दुनिया ने इस मामले में यहूदी समुदाय को नैतिक समर्थन भी दिया। इससे यहूदी राज्य के सिद्धांत तेज होने लगे। 1945 में युद्ध के बाद दिवालिया ब्रिटेन को अपनी उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलिस्तीन के पास जॉर्डन नदी के दूसरी ओर के क्षेत्र को ट्रांस जॉर्डन के रूप में मुक्त किया गया था। लेकिन तब तक फिलिस्तीनी समस्या को, जो इतनी जटिल हो चुकी थी, हल नहीं हुई थी। ब्रिटेन ने क्षेत्र यूएन को सौंप दिया और वहां से हट गया। लेकिन तब तक फिलिस्तीनी मुद्दा, जो तेजी से जटिल होता रहा था, हल नहीं हुआ और ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और यहां से चले गए। संयुक्त राष्ट्र की रणनीति इस क्षेत्र को लगभग समान रूप से नामित इजरायलियों और फिलिस्तीनियों को वितरित करने की थी। यह शर्त थी फिलिस्तीन को गाजा पट्टी और जॉर्डन नदी का पश्चिमी भाग बाकी के इजराइल के लिए। यरूशलेम का पवित्र शहर, जो 3 धर्मों की पवित्र भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में होगा। यह सुझाव इजराइल को तो मंजूर था, लेकिन अरब देशों को बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इजराइल राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई। मिस्र, सीरिया, इराक और ट्रांस जॉर्डन ने एकजुट होकर इजराइल पर हमला ही कर दिया। लेकिन उन्हें न केवल सफलता मिली, बल्कि इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध के अंत में गाजा, जिस पर मिस्र का अधिकार था, और जॉर्डन द्वारा नियंत्रित वेस्ट बैंक को छोड़कर सभी क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा 7 लाख से भी अधिक अरब हमले से डर से गाजा, वेस्ट बैंक और पड़ोसी भी देशों में भाग गए। 1967 में जब इजराइल ने महसूस किया कि अरब राज्य फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तब अचानक एक हमले के माध्यम से उन सभी को पराजित किए। युद्ध के अंत में केवल 6 दिनों तक चला इजराइल ने शेष फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने सीरिया में गोलान हाइट्स और मिस्र में सीनाई प्राद्वीप को नियंत्रण किया। वास्तव में इजराइल ने अपने क्षेत्र के आकार 3 गुना विस्तार कर दिया। उन्होंने यरूशलेम शहर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस समय एक भी अरब देश
इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने को तैयार बिल्कुल नहीं था। 1973 में यौम किपुर के दिन मिस्र और सीरिया ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसा कि इजराइल ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की तो वह भी सफल नहीं रहा। इसके बाद इजराइल ने 1978 में अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति प्रयासों के तहत सीनाई क्षेत्र को सौंप दिया। इसके बजाय मिस्र के अनवर सादात सरकार ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी। फिलिस्तीन अलग थलग पड़ गया क्योंकि अन्य अरब देश धीरे धीरे इजराइल को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। तभी यासर अराफत ने नेतृत्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रासंगिक हो गया। एक हाथ में शांति की जैतून शाखा और दूसरे में बंदूक, यह अराफत और पीएलओ की नीति थी। शुरू में पीएलओ इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। इस बीच इजराइल और विदेशों के कई यहूदी गाजा और वेस्ट बैंक में आकर बस गए और वहां बस्तियां बसाने लगी। यह इजराइल राज्य की मौन स्वीकृति और वित्त पोषण के साथ था। उन्हें अक्सर इजरायली पुलिस और सेना का समर्थन प्राप्त होता था। 1987 में फिलिस्तीनी लोगों ने इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस संग्राम को जो पहले इंतिफादा के रूप में भी जाना जाता है और उसके बाद हुई हिंसा में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मारे गए और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और पीएलओ के बीच समझौता करने की कोशिश की। लेकिन दोनों तरफ से चरमपंथी इस कदम को कमजोर कर रहे थे। अविभाजित फिलिस्तीन का पूरा क्षेत्र यही दोनों पक्ष चाहते थे। हमास एक कट्टरपंथी फिलिस्तीन संगठन है जो पीएलओ की गतिविधियों को अपर्याप्त मानता है। जैसे कि सभी समझौता बातचीत निष्फल प्रयास साबित होने लगा, फिलिस्तीन ने 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू कर दिया। यह आंदोलन पहले से ज़्यादा खून वाली थी। इसके साथ इजराइल के लोगों और सरकार का रवैया विरोध को नियंत्रित करने और आगे बढ़ाने का रहा, जबकि पहले उसकी फिलिस्तीनियों के साथ समझौता करने की नीति थी। इस हिस्से के रूप में इजराइल ने वेस्ट बैंक के चारों ओर एक कंक्रीट दीवार बनाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह दीवार मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। आज फिलिस्तीनी लोग स्वतंत्र रूप से चलने फिरने या अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा आज भी सरकार के समर्थन में अधिक से अधिक इजरायली नई बस्तियों के निर्माण के लिए वेस्ट बैंक की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में जहां अधिक से अधिक इजरायली बसने आ रहे हैं, वहां फिलिस्तीनियों का दृढ़ विश्वास है कि वे अपने हैं। वे इसे इजराइल की रणनीति के रूप में देखते हैं कि धीरे धीरे उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी ओर गाजा पर पूरा नियंत्रण आज हमास का है। हमास को हथियारों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इजराइल द्वारा क्षेत्र पर लगाया गया नौसैनिक नाकाबंदी अभी भी सक्रिय है। विभिन्न प्रतिबंधों के कारण गाजा में फिलिस्तीनी लोग अब दुनिया के सबसे पिछड़े लोगों में से एक हैं। अगर गाजा और इजराइल के बीच की सीमा की उपग्रह दृश्य पर नजर डालें तो यह स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। एक तरफ संकरे घर और मलिन झुग्गी बस्तियां हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी स्तर के मकान और सुख सुविधाएं हैं। हमने जब तक जितने भी तमाम कारण बताए वे सब मई 2021 में हुए संघर्ष के आम कारण हो सकते हैं, लेकिन खास कारण कुछ और है। यरूशलेम और उसे अल अक्सा मस्जिद का नियंत्रण। 1967 की जीत के साथ इजराइल ने यरूशलेम शहर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जबकि इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करता था। फिलिस्तीनियों का मानना है कि पूर्वी यरूशलेम भविष्य में उनके देश की राजधानी होगी। पूर्वी यरूशलेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुराना शहर है। दीवारों से घिरे इस इलाके में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई रहते हैं। अब समस्या उस इलाके से जुड़ी है जिसे ओल्ड सिटी के टेम्पल माउंट या अल हराम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थित है। यहूदी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण यह गिर्द पेश का दीवार है। कुछ चरमपंथी इजराइल इस परिसर के भीतर एक यहूदी आराधनालय बनाना चाहते हैं, जहां अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिससे अब परेशानी हो रही है। विरोध में उन्होंने अल अक्सा मस्जिद और अन्य मुस्लिम बस्तियों के पास प्रदर्शन किया, जिससे आक्रोश फैल गया। इससे आंदोलन और बाद में संघर्ष हुए। समस्या तब और बढ़ गई जब हमास की चरमपंथी भावनाओं को फिलिस्तीनी लोगों की अन्य शिकायतों के साथ मिला, मानो आग में और तेल डल गया। अब वे तीसरे इंतिफादा की मांग कर रहे हैं। आज यह कहना बिल्कुल नामुमकिन है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कैसे सुलझाया जाएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अतिवाद केवल लोगों के जीवन और संपत्ति का नुकसान ही पहुंचाएगा।